हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन इरिगेशन यानी सिंचाई। देखो, इरिगेशन या सिंचाई कहते किसे हैं? तो अपन कहते हैं कि फसलों की वृद्धि के लिए जो कृत्रिम रूप से दिया गया जल होता है वो क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। यानी आर्टिफिशियल रूप से अपन देते हैं, जैसे अपन फव्वारा विधि के द्वारा देते हैं, जैसे अपन क्यारी विधि के द्वारा देते हैं, तो वो आर्टिफिशियल जल ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो अपन ने डेफिनेशन दे दी, फसलों की वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से दिया गया जल क्या कहलाएगा? आपका सिंचाई कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सिंचाई की आवश्यकता, यानी अपने को सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सिंचाई की आवश्यकता किन किन चीजों के लिए अपने को सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो डेफिनेशन में देखो क्या कहा, फसल की वृद्धि के लिए। तो सिंपल सी बात है, लेकिन उससे पहले देखो अपन चलते हैं, अपन क्या करते हैं? खेत में प्लेवा करते हैं। प्लेवा क्यों करते हैं? यानी निराई गुड़ाई करने, उसके जुताई करने के लिए और दूसरी बीज के अंकुरण के लिए। तो अपन ने सबसे पहले अपन ने क्या बता दिया कि यानी बीज के अंकुरण के लिए अपन क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। किसके लिए करते हैं? बीज के अंकुरण के लिए। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज पे पढ़ते हैं अपन, यानी बीज का अंकुरण हो गया, उसके बाद में अपन क्या करते हैं? निराई गुड़ाई। तो निराई गुड़ाई कब करते हैं अपन? यानी पहले सिंचाई के बाद में करते हैं। तो वहां पर अपने क्या कहा कि अपने को निराई गुड़ाई के लिए किसकी आवश्यकता हो रही है? सिंचाई की आवश्यकता हो रही है। नंबर तीन, यानी नंबर तीन पे चलते हैं। पाला पड़ता है, पाले से बचाव के लिए अपन क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। सूखा पड़ता है, सूखे से बचाव के लिए अपन क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। तो यहां पर अपन ने कह दिया सूखे से बचाव के लिए। उसके बाद में अपन ने कह दिया पाले से बचाव के लिए। किससे बचाव के लिए? पाले से बचाव के लिए अपन क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। तो ये जनरली अपन देख रहे हैं, यानी बीज के अंकुरण के लिए देखा, निराई गुड़ाई के लिए देखा, सूखे से बचाव के लिए देखा, पाले से बचाव के लिए देखा। इसके बाद अपन ये कहते हैं कि मृदा में जो उपस्थित लवण है उन लवणों को उदासीन करने के लिए भी अपन क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। तो नंबर 5 पे देख लिया, मृदा में उपस्थित लवणों को उदासीन करने के लिए, या जिस लीचिंग शब्द भी ले सकते हो, क्योंकि मृदा क्या होगा? पानी में घोलकर जो लवण होंगे उनको निचले क्षेत्रों में अपन भेजेंगे, उसको क्या कहते हैं? अपन लीचिंग कहते हैं। तो मृदा में उपस्थित जो लवण होते हैं उनको उदासीन करने के लिए अपन क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो ये जनरली चीजें अपने पास में आ गई। अपने ये इन कंडीशन में सिंचाई की अपने को आवश्यकता पड़ी। इसके बाद देखते हैं अपन राजस्थान में सिंचाई के साधन। राजस्थान और भारत दोनों साथ ही देख लेते हैं। राजस्थान में सिंचाई के साधन देखो, मोस्टली अपन यहाँ ओनली बात करेंगे जो मेन जो आपके साधन है और आपके यानी कितना परसेंट वहां से उन साधनों के द्वारा सिंचाई होती है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कहां? किसकी? राजस्थान की। देखो, राजस्थान में जो सिंचाई होती है वो होती है सबसे ज्यादा कुओं व नलकूपों के द्वारा। किसके द्वारा होती है? कुओं व नलकूपों के द्वारा होती है। अब कुओं व नलकूपों के द्वारा लगभग 75 जो एरिया होता है वो 75 एरिया क्या होता है? इरिगेटेड होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कुओं व नलकूपों के द्वारा यानी 70 से 75%। हालांकि यदि क्राइटेरिया पूछा जाता है तो आपको बताना 70.95%। कितना बताना है? 70.95%। लेकिन यदि आपको क्या रेजिमेंट पूछता है तो वहां पर आपको बताना 70 से 75% एरिया किससे इरिगेटेड है? कुओं व नलकूपों के द्वारा।
इसके बाद बात करें अपन, राजस्थान में क्या होता है, नहरें भी हैं, नहरों के द्वारा भी सिंचाई होती है। तो नहरों के द्वारा यानी लगभग जो 26% एरिया है वो इरिगेटेड होता है। कितना परसेंट होता है, 26% एरिया इरिगेटेड किसके द्वारा है, नहरों के द्वारा। और उसके बाद बात कर लेते हैं तालाबों के द्वारा। तो तालाबों के द्वारा लगभग यानी 1.5% एरिया इरिगेटेड है। ये तो आपको जनरली मैंने आपको ये बताया कि कहां यानी कौन से सिंचाई के साधन के द्वारा कितने % सिंचाई होती है। अब बात कर लेते हैं इन्हीं तीनों में अपने कि कुओं नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के कौन से जिले में होती है। तो कुओं व नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के जयपुर जिले में और जयपुर के बाद में आपका आता है अलवर जिले में होती है। इसके द्वारा कुओं व नलकूपों के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आते हैं राजस्थान में नहरें, यानी नहरों के द्वारा कितना % इरिगेटेड है, 26% इरिगेटेड है। अब राजस्थान में नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो कहां होती है, गंगानगर में होती है। कहां होती है, गंगानगर में होती है। तो यहाँ पर अपन ने देखा यानी राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में नहरों के द्वारा होती है। और उसके बाद आते हैं अपन तालाबों के द्वारा, यानी तालाबों के द्वारा अपन ने क्या कहा कि 1.5% जो % एरिया है वो इरिगेटेड है। और यहाँ पर अपन बात करें कि राजस्थान के जो भीलवाड़ा जिला है वो भीलवाड़ा जिला किससे इरिगेटेड है, आपके तालाबों के द्वारा इरिगेटेड है। तो ये कंडीशन अपने कहाँ की देखी, राजस्थान की देखी। अब बात कर लेते हैं अपन भारत की कंडीशन। तो देखो भारत की कंडीशन के अकॉर्डिंग यानी भारत में क्या करते हैं, सबसे ज्यादा सिंचाई नहरों के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, नहरों के द्वारा करते हैं। तो वहां पर देखते हैं कि नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कितने % एरिया में होती है। भारत की कंडीशन देख रहे हैं। तो भारत में अपन ने कहा कि सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो नहरों के द्वारा कितनी % होती है, 40% होती है। कितनी % होती है, 40% होती है। इसके बाद आते हैं कुओं व नलकूपों के द्वारा। कुओं व नलकूपों के द्वारा, तो कुओं व नलकूपों के द्वारा लगभग 30% एरिया इरिगेटेड है। कितना % एरिया इरिगेटेड है, 30% एरिया इरिगेटेड है। ये अपन ने देखा 40% नहरों के द्वारा, 30% किसके द्वारा, कुओं व नलकूपों के द्वारा। और उसके बाद बात कर लेते हैं लगभग 8% एरिया किसके द्वारा इरिगेटेड है, आपके तालाबों के द्वारा इरिगेटेड है। एक चीज आपको यहाँ आपके समझ में यहाँ पर आएगी कि राजस्थान में कुओं और नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है और भारत में सर्वाधिक सिंचाई नहरों के द्वारा होती है। चलो इतना समझने के बाद अपने को देखना है, अपने को ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो सिंचाई हो रही है नहरों के द्वारा वो कहां पर होती है। तो आपका जो पंजाब है या हरियाणा है, सबसे ज्यादा पंजाब और उसके बाद में हरियाणा। तो पंजाब हरियाणा में किसके द्वारा सिंचाई होती है, नहरों के द्वारा होती है। उसके बाद आते हैं यानी कुओं नलकूपों के द्वारा। तो आपको राजस्थान बताना है कि राजस्थान राज्य ही सबसे ज्यादा क्या होता है, कुओं नलकूपों के द्वारा इरिगेटेड है। और वहां यहाँ पर आ जाते हैं तालाबों के द्वारा। और तालाबों के द्वारा आपको बताना है कितना % यानी कौन है, आपका आंध्रा है, तमिलनाडु है। कौन कौन है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है, यानी तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, यहां तक अपने समझा किस चीज के लिए, अपने देखिए राजस्थान के सिंचाई के साधन और भारत में सिंचाई के साधन और कितना % एरिया यहाँ पर इरिगेटेड आ जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अपन देखते हैं यानी पढ़ते हैं जल मांग। क्या पढ़ते हैं, जल मांग पढ़ते हैं। जल मांग क्या होती है, किसे कहते हैं जल मांग। चलो जल मांग देखो, जल मांग का मतलब होता है सिंपल भाषा में ये कहूं कि क्या होता है, अपने फसल की बुआई की, अपने उस बुआई करने के लिए अपन क्या करते हैं, पलेवा करते हैं। तो वहां से लेकर और अपने कटाई तक अपन जितना पानी खेत में देते हैं, जितना पानी उस फसल को देते हैं, वही फसल की क्या होती है, जल मांग होती है। क्या होती है, जल मांग होती है। सिंपल भाषा में तुम्हें यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूं, फसल बुआई से लेकर, फसल बुआई से लेकर कटाई तक जितने जल की आवश्यकता हुई वो क्या कहलाती है, यानी फसल की जल मांग कहलाती है।
ठीक है। अब यदि इसको अपन क्या करें, सूत्र के द्वारा समझना चाहिए। किसके द्वारा समझना चाहिए, सूत्र के द्वारा समझना चाहिए। तो सूत्र के द्वारा अपने को क्या करना है, इसको समझना है। तो WR बराबर यानी वाटर रिक्वायरमेंट, जलमांग को अपन क्या कहते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट। तो WR बराबर CU प्लस AL प्लस SO, यानी तीन चीजें अपने पास में आई। W रिक्वायरमेंट यानी आपके क्या आ गया, वाटर रिक्वायरमेंट आ गया, यानी WR आ गया। WR का यह मतलब होगा CU, AL और SO। ये CU, AL और SO क्या क्या चीजें हैं, तो आपको देखना है। CU का मतलब होता है उपभोगिक उपयोग में प्रयुक्त जल। उपभोगिक उपयोग में प्रयुक्त जो जल होता है वो क्या होता है, CU होता है, उपभोगिक उपयोग में जल। अब उपभोगिक उपयोग में जल का मतलब यानी उपभोगिक क्रिया या उपभोगिक उपयोग क्या होता है, तो उपभोगिक का मतलब होता है यानी अपन जल दे रहे हैं और क्या हो रहा है, मृदा से जल का वाष्पीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, जल का वाष्पीकरण हो रहा है। फिर बात की अपन ने, मृदा में अपन ने जल दे दिया, पौधा ग्रहण कर चुका है, पौधे के पत्तियों के द्वारा क्या होता है, जल का हानि होती है, यानी उस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर वाष्पीकरण प्लस वाष्पोत्सर्जन प्लस यानी जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उन उपापचयी क्रियाएं यानी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, उन मेटाबॉलिक क्रियाओं में प्रयुक्त जो जल होता है वो क्या होता है, यानी वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन प्लस उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त जल। ये सारे की सारे यानी क्या होता है, यानी आपका CU होता है। और CU का मतलब उपभोगिक उपयोग में जो भी जल आता है वो आता है। आ गया समझ में। चलो इसके बाद देखते हैं सेकंड अपने क्या आया, AL। और AL का मतलब होता है उपयोग किए गए जल का ह्रास, यानी उपयोग किए गए कितने जल की हानि होती है वो होता है AL। तो यहां लिख देते हैं उपयोग किए गए जल की हानि, जल की हानि। ठीक है, यानी जो भी आपका जल उपयोग हो रहा है उस जल की हानि क्या होती है, यानी AL होती है। और उसके बाद में आपने पास में आता है SO। और SO का मतलब होता है जो विशिष्ट क्रियाएं होती है उसमें जो प्रयोग में आता है जल वो क्या होता है, आपका SO होता है। तो यहां पर लिख देते हैं विशेष क्रियाओं में प्रयुक्त जल, या विशिष्ट क्रियाओं कुछ भी लिख दो, विशिष्ट क्रियाओं में प्रयुक्त जल। ठीक है, ये सारा का सारा मिलकर क्या होता है, यानी जलमांग होता है। क्या होता है, जलमांग होता है। फिर बात आती है जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक। यानी अपने को नेक्स्ट जो चीज पढ़नी है वो पढ़नी है, यानी जो भी आप जलमांग पढ़ रहे हो जलमांग को प्रभावित करते हैं कौन कौन से कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक, अब देखो जलमांग को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। तो जलमांग को प्रभावित कर सकती है मृदा। पहले यानी पहला पॉइंट अपन देख रहे हैं मृदा। मृदा जलमांग को कैसे प्रभावित करेगी, तो देखो समझो इसको, एक बालू मृदा है और एक आपकी क्या है, भारी मृदा, जिसके बिल्कुल कण क्या है, बारीक बारीक है। बालू मृदा में आप क्या करोगे, पानी डालोगे। पानी क्या होगा, वाष्पीकरण के द्वारा, भाई सिंपल सी बात है, मोटे कण होते हैं, मोटे कणों में क्या होता है, पानी का वाष्पीकरण बहुत शीघ्रता से होता है। तो वहां पर अपन ने क्या कहा कि बालू मृदा की जलमांग क्या हो गई, ज्यादा हो गई। दूसरी चीज, जो भारी मृदा है जिसके कण बिल्कुल बारीक हैं, उस बारीक मृदा में क्या होते हैं, यानी उसका वाष्पीकरण नहीं होता है। वाष्पीकरण नहीं होता तो मृदा यानी मृदा जल जो मृदा है उसमें जल स्टोरेज रहता है। इट मींस उसकी जलमांग क्या हो जाती है, घट जाती है। तो मृदा को समझा अपन ने कि जो भी आपकी बालू मृदा है या बलुई मृदा है, उस बलुई मृदा में क्या है, जलमांग अधिक। उस बलुई मृदा में जो भी फसल उगा रहे हैं उसकी जलमांग क्या होगी, अधिक होगी। मैं इस निशान से बता रहा हूं, अधिक मैं लिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो आप इस चीज को समझ लेना। फिर बात आती है, यानी आपकी जो बाहरी मृदा है, या मैंने आपको कहा समझाया कि जो बाहरी कण वाली मृदा है उसकी जलमांग क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई कि मृदा जलमांग को प्रभावित कैसे करती है।
इसके बाद दूसरी चीज लेते हैं, एक चीज यदि और इसी के अंतर्गत देखना चाहो तो आप ये कह सकते हो जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है उस ब्लैक सॉइल की भी क्या होती है, जलमांग ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ब्लैक जो सॉइल होती है उसमें वाष्पीकरण क्रिया बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? वाष्पीकरण क्रिया बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण यानी जो ब्लैक सॉइल होती है वो फट जाती है। ये चीज मैं आपको मृदा में समझाऊंगा नेक्स्ट, जब भी अपन मृदा पढ़ेंगे उसमें अपने को ये पढ़ना है कि जो यानी ब्लैक सॉइल होगी वो फटती क्यों है, तो वो चीज अपन वहां देखेंगे। तो ब्लैक सॉइल की भी क्या होती है, जो जलमांग होती है वो ज्यादा होती है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट देखते हैं, जलवायु। दूसरा पॉइंट कौन सा देख रहे हैं? जलवायु अपन देखते हैं। देखो जलवायु जलमांग को प्रभावित कैसे करता है, तो जलवायु के अंतर्गत अपन कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं। जलवायु के अंतर्गत देखो अपन टेम्परेचर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टेम्परेचर पढ़ते हैं। अपन क्या करते हैं वहां पर? नमी पढ़ते हैं। अपन वहां पर क्या पढ़ते हैं? हवाएं पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज अपन किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? जलवायु के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब यहां इस चीज को समझना, तेज हवाएं चल रही है। क्या हो रहा है? तेज हवाएं चल रही है, और तेज हवाओं के कारण क्या होता है भाई? वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, वाष्पीकरण क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो जलमांग में क्या परिवर्तन आएगा? यानी जलमांग बढ़ेगी। आ गया समझ में? क्या बढ़ेगी? जलमांग बढ़ेगी। उल्टा ले लो इसका, यानी धीमी गति से हवाएं चल रही है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, इट मींस जलमांग में क्या परिवर्तन आएगा? जलमांग घट जाएगी। फिर इसी के बाद टेम्परेचर की बात करें तो देखो टेम्परेचर में अपन ये बताना चाहें, टेम्परेचर क्या होगा यदि लो रहता है, कम तापमान, सर्दियों में क्या रहता है? कम तापमान रहता है। कम तापमान में वाष्पीकरण भी कम होगा, वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा? कम होगा। दोनों ही कंडीशन कम होती है, तो वहां पर जलमांग क्या होती है? कमी आ जाती है। लेकिन गर्मियों में क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा बढ़ जाता है, और जलमांग में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो टेम्परेचर अपन ने बताया कि अधिक टेम्परेचर होगा उस कंडीशन में जलमांग क्या होगी? ज्यादा होगी, और यदि टेम्परेचर कम होगा तो जलमांग क्या होगी? कम होगी। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं नमी। तीसरा पॉइंट अपने इसी के अंतर्गत इसी चीज में देखा अपने, नमी। वातावरण में क्या है? बिल्कुल भी नमी नहीं है। वातावरण में बिल्कुल भी नमी नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा? यानी जो भी फसल है उसकी जलमांग में क्या होगी? वृद्धि होगी, जलमांग में बढ़ेगी। और वातावरण में क्या है? आर्द्रता है, बहुत ज्यादा आर्द्रता है, उस कंडीशन में जलमांग क्या होगी? यानी घट जाएगी। ये चीज आपकी समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पॉइंट, फसल की प्रकृति। तीसरा पॉइंट क्या देख रहे हैं? फसल की प्रकृति। नंबर 3, फसल की प्रकृति। देखो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर आप सिंपल सी बता दो, जैसे आपके गन्ना है, धान है, इनको क्या होता है? अधिक जल की आवश्यकता होती है, तो इनकी जलमांग क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। ठीक है, और यदि दूसरी चीज आप बाजरा बो रहे हो, आप क्या कर रहे हो? यानी आपके सरसों बो रहे हो, इनकी जलमांग क्या होती है? कम होती है। क्या होता है? इनकी जलमांग क्या होती है? तो फसल की प्रकृति भी क्या करती है? जलमांग को प्रभावित करती है। उसके बाद आता है नंबर 4 पॉइंट, फसल की अवधि। फसल की अवधि। फसल की अवधि। फसल की अवधि किस प्रकार प्रभावित करेगी? लॉन्ग ड्यूरेशन की फसल है, इट मींस फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। कम ड्यूरेशन की फसल है, यानी क्या होगा? कम जल की आवश्यकता होगी। तो अपने कह दिया अधिक अवधि वाली फसलों की जलमांग ज्यादा होगी। अधिक अवधि वाली फसलों की जलमांग क्या होगी? ज्यादा होगी। और कम अवधि वाली फसलों की जलमांग क्या होगी? कम होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर 5वां पॉइंट, जड़ों की गहराई। जड़ों की गहराई, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना फ्रेंड्स, यानी ये आपको बहुत ज्यादा डाउट पैदा करता है। क्या करता है? बहुत ज्यादा डाउट पैदा करता है, यानी जड़ों की गहराई। मैं जो यहां बताना चाह रहा हूं, यानी फसल की जड़ की गहराई ज्यादा है तो जलमांग
क्या होगी? अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, जड़ ज्यादा गहरी जाएगी इट मींस यानी जलमांग कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यानी जितनी ज्यादा जड़ वाली गहरी जड़ वाली फसल होती है उसकी जलमांग उतनी ही ज्यादा होती है। क्या होता है? क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, ज्यादा गहराई पर जाकर उतने ही पानी का अवशोषण करती हैं। तो अधिक गहरी जड़ वाली फसल की जलमांग क्या होती है? ज्यादा होती है, और कम गहरी जो जड़ वाली होती है उसकी क्या होती है? जलमांग कम होती है। जलमांग ज्यादा और कम गहरी वाली की कम, सॉरी कम गहरी वाली की कम। ये आ गया है यहां पर, अपन ने देख लिया ये पॉइंट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं फसल प्रबंधन। छठा पॉइंट देखो, फसल प्रबंधन। पॉइंट नंबर 6, फसल प्रबंधन। अब देखो फसल प्रबंधन किस प्रकार प्रभावित करेगा? फसल प्रबंधन का मतलब सारी चीजों से आ जाता है। अपन निराई गुड़ाई करेंगे, अपन सिंचाई की विधि कौन सी ले रहे हैं, यानी फसल का प्रबंधन ही तो कर रहे हैं। अपन उसमें क्या कर रहे हैं? मल्चिंग या पलवार का प्रयोग कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, यानी कौन सी विधि काम में ले रहे हैं सिंचाई की, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने किसके अंतर्गत आती है? प्रबंधन के अंतर्गत आती है। तो यहाँ देखो, मैंने कहा कि मैंने मल्चिंग का प्रयोग किया, पलवार का प्रयोग किया। ये चीज मैं बहुत बार बता चुका फ्रेंड्स, आपको बार बार मैंने ये चीज बताई है। मल्चिंग या पलवार का मतलब होता है मृदा सतह को ढकना। अब ये ढकने के लिए अपन कुछ भी काम में ले सकते हैं, यानी सॉइल मल्च भी काम में ले सकते हैं, प्लास्टिक मल्च भी काम में ले सकते हैं, और अपनी जो फसल अवशेष होती है वो भी अपन काम में ले सकते हैं। तो मल्चिंग या पलवार का यदि आप प्रयोग करोगे, उस कंडीशन में फसल की जलमांग होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। क्या होगा? वाष्पीकरण नहीं होगा। वाष्पीकरण नहीं होगा तो जल क्या रहेगा? यानी मृदा में सुरक्षित रहेगा। तो मल्चिंग या पलवार का प्रयोग करने पर क्या होता है? जलमांग कम होती है। दूसरी चीज देखो, निराई गुड़ाई। दूसरा पॉइंट अपन ने देखा, निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई करने से फसल की जलमांग में क्या, यानी कैसे प्रभावित करेगा या क्या डिफरेंस आता है? देखो, निराई गुड़ाई करने से जलमांग घटती है। क्या होता है? जलमांग घटती है। अब कुछ के दिमाग में हो सकता है ये चल रहा हो कि जलमांग तो सर यहाँ पर बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तरफ देखते हैं निराई गुड़ाई इट मींस खरपतवार कंट्रोल, ठीक है। और खरपतवार सबसे ज्यादा अपन ने देखा कि खरपतवार सबसे ज्यादा क्या होता है, यानी नमी का या जो भी पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखो, यानी निराई गुड़ाई करने का मतलब मृदा सतह को तोड़ना, तो वाष्पीकरण भी हो सकता है, लेकिन वाष्पीकरण की तुलना क्या होता है? खरपतवार ज्यादा नमी का अवशोषण करते हैं। तो निराई गुड़ाई करने से जलमांग क्या होगी? कम होगी। इसी प्रकार यानी जो सिंचाई की विधि है वो भी प्रभावित कर सकती है। विधि कैसे प्रभावित कर सकती है? तो देखो, यदि अपन क्या कर रहे हैं? फव्वारा या ड्रिप विधि का यूज कर रहे हैं। किसका? फव्वारा या ड्रिप विधि का यूज कर रहे हैं, यानी जलमांग क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? जलमांग घटेगी। लेकिन मैंने सिंचाई की कौन सी विधि काम में ले ली? प्रवाह विधि। कौन सी काम में ले ली? प्रवाह विधि काम में ले ली। तो प्रवाह विधि की कंडीशन में क्या होगा? जलमांग बढ़ेगी। भाई सिंपल सी बात है, पानी क्या होगा? बहकर जाएगा। अब बहकर जाएगा तो क्या होगा? यानी पानी का नुकसान बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। पानी का नुकसान इट मींस जलमांग क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये चीजें अपन ने किसके अंतर्गत देख ली? जलमांग को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत देखिए। अब बात आती है विभिन्न फसलों की जलमांग अपने को देखनी है। देखो, इसमें से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना जरूरी है। विभिन्न फसलों की जलमांग अपन पढ़ रहे हैं, तो साथ ही अपन क्या करेंगे? विभिन्न फसलों की जलमांग अपन पढ़ेंगे। फसलों की जलमांग देखो, यहां पर सबसे पहले मैं बता देता हूं गन्ना। क्यों? क्योंकि गन्ने की जलमांग सबसे ज्यादा होती है। तो गन्ने की जलमांग होती कितनी है? तो या तो बता दो 1300 से
2500, या फिर आपके आ जाएगा कितना 1500 से 2500, दोनों चीजें आपके आ सकती हैं, यानी 1300 से 2500 mm या 1500 से 2500 mm। कुछ बुक्स 1500 से 2500 बताती है और कुछ बुक्स क्या होती है 1300 से 2500। आपके पास ऑप्शन एक ही आएगा, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, 1300 से 2500 या 1500 से 2500। सबसे ज्यादा जो जलमांग होती है वो किसकी होती है, गन्ने की होती है। तो यहां लिख दिया मैंने सर्वाधिक जलमांग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में देख रहा हूं धान। नेक्स्ट क्या देखा, धान। अब बात आ जाती है धान की जलमांग अपने को बतानी है, तो धान की जो जलमांग होती है वो होती है 900 से 2500 mm। कितनी होती है, 900 से 2500 mm। यानी एक चीज यहां पर फिर क्वेश्चन से आपको पूछ सकता है, देखो गन्ने की जो ड्यूरेशन होती है वो ड्यूरेशन होती है कितनी, 18 मंथ, क्योंकि गन्ना क्या होता है, अर्धशाली गन्ना होता है। एक तरफ 18 महीने में पानी कितना ले रहा है, 1300 से 1500 mm, सॉरी 2500 mm, और दूसरी तरफ जो धान होता है वो कितने, यानी एक सीजन की क्रॉप है, एक सीजन में 900 से 2500 ले रहा है। यहाँ क्या इट मींस क्या कह रहा है, इकाई समय में सर्वाधिक जलमांग, इकाई समय में सर्वाधिक जो जलमांग होती है वो किसकी होती है, धान की होती है। आ गया समझ में। चलो इसके बाद देखते हैं मक्का। मक्का के लिए आपको बताना है 500 से 800 mm। कितना बताना है, 500 से 800 mm। इसके बाद आते हैं कॉटन। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, कॉटन। और कॉटन के लिए आपको बताना कितना है, यानी 700 या 900 से 1300। देखो 700 भी आ सकता है और 900 से भी आ सकता है। कितने mm तक आएगा, 1300 mm तक आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जवार, और जवार के साथ में बता रहा हूं नेक्स्ट क्रॉप गेहूं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जवार और गेहूं की जो जल मांग होती है वो होती है 450 से 650 mm। और यहाँ पर इस गेहूं को तो टिक ही कर लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन भी है, गेहूं के लिए जल मांग हमेशा पूछता है, ठीक है। तो गेहूं ज्वार की जल मांग कितनी हो गई, 450 से 450। फिर बात आती है, इससे गेहूं से थोड़ी सी ज्यादा ध्यान रखनी है, किसकी, सोयाबीन की। रेंज स्टार्ट होगी गेहूं वाली से, जो रेंज स्टार्ट हो रही है वो कहां से हो रही है, गेहूं वाली से हो रही है, लेकिन थोड़ी ज्यादा कितनी, 450 से 700 mm। कितनी हो गई, 450 से 700 mm किसकी हो गई, सोयाबीन की। और सोयाबीन के बाद में अपन बात करें आलू और मूंगफली की। किसकी ध्यान रखते हैं, आलू और मूंगफली की। आलू मूंगफली भी आपको सोयाबीन के अंतर्गत याद रख सकते हो, क्यों, क्योंकि 700 तक है, लेकिन जो रेंज स्टार्ट हो रही है वो रेंज स्टार्ट हो रही है 500 से 700 mm। कितनी हो रही है, 500 से 700 mm किसकी है, आलू और मूंगफली की है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं बाजरा। किसकी बात कर लेते हैं, बाजरा की। तो बाजरा की होती है 250 से 300 mm। बाजरा कितनी होती है, 250 से 300 mm होती है। इस प्रकार अपन ने क्या देखा, यानी विभिन्न फसलों की जलमांग अपन ने देखी, ठीक है। चलो इसके बाद जलमांग पढ़ने के बाद में अपने को पढ़ना है सिंचाई की विधियां। क्या पढ़ना है, सिंचाई की विधियां। चलो देखते हैं सिंचाई की विधियां कौन कौन से अपन काम में लेते हैं। चलो यहां आ जाते हैं सिंचाई की विधियां। देखो सिंचाई की विधियों को अपन क्या करते हैं, साधारण 2 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में, हालांकि वो चीज सही भी है और गलत भी है, क्योंकि जो आपके सिंचाई विधियां होती हैं अपन सिंपल भाषा में कहते हैं सरफेस मेथड यानी पृष्ठीय विधि। दूसरी बात करें अधोपृष्ठीय विधि। लेकिन जैसे फव्वारा के द्वारा अपन पानी देते हैं वो किसके ऊपर दे रहे हैं, पृष्ठीय के ऊपर ही तो दे रहे हैं, ठीक है। अपन बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग कर रहे हैं वो भी किसके ऊपर दे रहे हैं, पृष्ठीय के ऊपर तो दे रहे हैं। यानी पृष्ठीय का मतलब मृदा सतह के ऊपर, और अधोपृष्ठीय का मतलब क्या होता है, मृदा सतह से नीचे। चलो लेकिन फिर भी अपने को क्या करना है, यानी इनको अलग अलग ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं पृष्ठीय विधि। और पृष्ठीय विधि का मतलब
मैंने बता दिया आपको, यानी पानी कहाँ देना है, मृदा सतह से ऊपर देना है, उसको अपन क्या कहते हैं, पृष्ठीय विधि। भारत में सिंचाई की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, पृष्ठीय। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सिंचाई की मुख्य प्रचलित विधि कौन सी है। ऑप्शन ए फव्वारा विधि, ऑप्शन 2 अधोपृष्ठीय विधि, ऑप्शन 3 ड्रिप विधि, ऑप्शन 4 आपका पृष्ठीय विधि। तो आपको बताना, राइट आंसर कौन सा बताना है, पृष्ठीय विधि। तो यहां बता दीजिए, भारत में सर्वाधिक प्रचलित व मुख्य विधि, प्रचलित व मुख्य विधि आपकी सिंचाई की कौन सी हो गई, पृष्ठीय विधि हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद अपन बात करें पृष्ठीय विधियों की, भी अपन क्या करते हैं, कुछ विधियां पढ़ते हैं। जैसे अपन ने इसमें सबसे पहले अपन ने कौन सा देखा, क्यारी विधि अपन देख लेते हैं। कौन सी विधि देखते हैं, क्यारी विधि, जिसको अपन क्या कहते हैं, चेक बेसिन। क्या बोलते हैं, चेक बेसिन, या इसी को अपन और किस नाम से जानते हैं, चौकेबार द्रोणी विधि। किस नाम से जानते हैं, चौकेबार द्रोणी विधि के नाम से जानते हैं। तीनों नामों में से कोई सा नाम भी आपके पास आ सकता है, यानी क्यारी विधि, चेक बेसिन, या आपके चौकेबार द्रोणी विधि। ठीक है, अब बात करते हैं, यानी इसका प्रयोग अपन कौन कौन सी क्रॉप में करते हैं। तो आपको बताना है, गेहूं, जो चना, गेहूं जो चना में क्या करते हैं अपन, कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, चेक बेसिन का प्रयोग करते हैं। दूसरी कंडीशन आपको बतानी है कि क्या है, इन जो पृष्ठीय विधियां हैं इनमें क्या है, सर्वाधिक प्रचलित है। जो भी आपके पृष्ठीय विधियां हैं इनमें सर्वाधिक प्रचलित कौन सी है, चेक बेसिन है। ठीक है, यानी सर्वाधिक प्रचलित विधि। इसी के बाद में तीसरी कंडीशन आपको बता देनी है कि जो मटियार मृदाएं होती है, कौन सी मृदाएं, जो मटियार मृदाएं होती हैं, उन मटियार मृदाओं के लिए यानी सिंचाई की कौन सी विधि उपयुक्त रहती है, क्यारी विधि उपयुक्त रहती है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं इसकी दूसरी विधि। यानी पहले अपन ने देखी चौकेबार द्रोणी विधि, और दूसरी देख लेते हैं आपके कुंड विधि। दूसरी कौन सी देख रहे हैं, कुंड विधि देख रहे हैं। देखो इस विधि में अपन क्या करते हैं, यानी कुंड तैयार करते हैं। जैसे अपन गन्ने को बोते हैं, ठीक है, तो गन्ने को अपन क्या करते हैं, यानी नालियां बनाते हैं, और नालियों के ऊपर अपन क्या करते हैं, गन्ने की बुआई करते हैं। तो वहां पर अपन क्या करते हैं, उस नाली में पानी देते हैं, और उसका नाम क्या है, कुंड विधि है, यानी फैरो मेथड है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप में इसका यूज होता है। तो देखो आलू, गन्ना, आलू में भी अपन क्या करते हैं, फेरो मेथड का प्रयोग करते हैं, गन्ने में अपन यूज करते हैं, मक्का कपास में भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपने बता दिया आलू, गन्ना, मक्का और कपास में किसका यूज कर रहे हैं अपन, फेरो मेथड का यूज कर रहे हैं। जो आप नाली की गहराई दे रहे हो, वो नाली की गहराई कितनी दे रहे हो, 20 से 30 सेंटीमीटर। कितनी दे रहे हो, 20 से 30 सेंटीमीटर अपन क्या करते हैं, इसकी गहराई रखते हैं। चलो इसके बाद आते हैं नंबर 3 के ऊपर। तीसरी विधि अपन पढ़ते हैं आपके कौन सी, पट्टीदार पट्टियों में सिंचाई, जिसको बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि भी कहते हैं। बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि, बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। देखो बॉर्डर जो पट्टी सिंचाई विधि है, इसमें अपन क्या करते हैं, जो अपना लंबा खेत होता है उससे लंबे खेत को क्या करते हैं, छोटी यानी लंबाई में छोटी छोटी चौड़ाई में क्या करते हैं, पट्टियों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, जैसे अपना पास में क्या था, ये अपने खेत था, इस खेत को अपने क्या किया, ऐसे यानी छोटी छोटी पट्टियों में विभाजित कर दिया, और पट्टियों में विभाजित करके क्या किया, अपने यहाँ से पानी छोड़ा। कहां से, ये आपकी पानी की नाली होगी, यहां से पानी छोड़ा, ये पानी बहता हुआ कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा। ठीक है, ये विधि कौन सी आ गई आपकी, बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। अब बॉर्डर जो पट्टी सिंचाई विधि है, इसका यानी जो इसमें दोष होता है वो क्या होता है कि जो
टोटल चौड़ाई है उस टोटल चौड़ाई में पानी एक साथ नहीं बहता है, क्या होता है कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। तो यानी आपकी जो बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि है इसमें क्या होता है पानी एक समान रूप से वितरित नहीं होता है, यानी समान रूप से आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रवाह विधि। नंबर 4 के ऊपर अपन ने देखा प्रवाह विधि। अब प्रवाह विधि का मतलब क्या है, यानी प्रवाह देखो अपन क्या करते हैं पानी खुला ही छोड़ देते हैं, कोई पट्टी अपन ने नहीं बनाई है, डायरेक्ट कोई कैरी अपन ने नहीं बनाई है, डायरेक्ट अपन क्या कर रहे हैं खेत में खुला पानी छोड़ रहे हैं। और खुले पानी को छोड़ना क्या कहलाता है, प्रवाह विधि कहलाता है, यानी फ्लड इरिगेशन कहलाता है। प्रवाह विधि अपन क्या करते हैं जो भी अपने धान है और जूट है उस धान जूट के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, तो चावल और जूट में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रवाह विधि का किया जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना यहाँ पर कि जो प्रवाह विधि है उसमें लगभग जितना परसेंट अपने पानी दिया उसका 75% जल की क्या हो जाती है हानि हो जाती है। तो यहाँ पर ने बता दिया 75% जल की हानि किस विधि में हो रही है, प्रवाह विधि में हो रही है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपकी वलय विधि। कौन सी विधि देख रहे हैं, वलय विधि, यानी पृष्ठी के अंतर्गत ही नेक्स्ट विधि आ जाती है थाला व वलय। साथ ही बता देता हूं थाला व वलय विधि। पहली चीज फल व सब्जियों के लिए उपयुक्त, फल व सब्जियों के लिए उपयुक्त, ये चीज तो आपके समझ में आ गई। अब देखो थाला व वलय, यहां देखो सब्जियों के लिए आपने बताया कि यानी फलों के लिए बताओगे मोस्टली, लेकिन फिर बात करें थाला और वलय में फर्क क्या है। थाला व वलय में जो फर्क होता है वो फर्क क्या होता है, ठीक। तो देखो जो फर्क होता है ये होता है एक विधि में अपन क्या करते हैं पानी एक ही सिंचाई के नाली द्वारा देते हैं, जैसे ये अपने पास में क्या लगाए अपने एक लाइन में पौधे लगाए हुए हैं, ठीक है। इन पौधों को एक लाइन वाले पौधों को अपन क्या कर रहे हैं एक सिंचाई नाली द्वारा पानी दे रहे हैं, जैसे पहला पौधा दूसरा पौधा और तीसरा पौधा। अब ये पानी क्या होगा यहां से बहता हुआ जाएगा, यहां से इसके जो रोग और कीट है इसमें पहुंच जाएंगे, इसके जो रोग और कीट है इसमें पहुंच जाएंगे। यानी क्या है फल वृक्षों के लिए अच्छी दोषपूर्ण विधि, ठीक है। दूसरी आती है आपकी वलय विधि, इसी की दूसरी आती है वलय विधि। इसमें क्या होता है प्रत्येक जो वृक्ष होता है उसको अलग से पानी दिया जाता है, जो प्रत्येक वृक्ष होता है उसको अलग से पानी दिया जाता है। जैसे ये अपन ने देखा ये ऐसा आता है, ये नाली बनी हुई होती है और इसमें क्या होता है प्रत्येक वृक्ष को क्या होता है अलग अलग पानी दिया जाता है। ये आपकी कौन सी विधि है, यानी वलय विधि है। तो मोस्टली अपन ने बता दिया कि थाला व वलय जो विधि होती है वो फल वृक्षों के लिए उपयुक्त होती है। किसके लिए उपयुक्त होती है, फल वृक्षों के लिए उपयुक्त होती है। फिर बात आती है नेक्स्ट अपन देखें, ये तो अपने पृष्ठीय विधियां हो गई। दूसरी विधि अपनी आती है कौन सी, अधोपृष्ठीय विधि। कौन सी आ जाती है, अधोपृष्ठीय विधि आ जाती है। तो अधोपृष्ठीय विधि, अधोपृष्ठीय का मतलब पानी कहां दे रहे हो, मृदा सतह से नीचे दे रहे हो, पानी मृदा सतह से नीचे दे रहे हो। मतलब क्या होता है मृदा सतह से नीचे, यानी एक कृत्रिम जल स्तर बना दिया जाता है। यानी क्या होता है इसमें, जैसे आपकी जो छिद्रयुक्त पाइप है उस छिद्रयुक्त पाइप का यूज अपन करते हैं, और जो पौधे का जड़ क्षेत्र होता है उस जड़ क्षेत्र के पास में अपन क्या करते हैं, यानी एक कृत्रिम जल स्तर बना देते हैं। वही विधि कौन सी आती है आपके, अधोपृष्ठीय विधि आती है। यहाँ आपको बताना कि अधोपृष्ठीय जो विधि है वो कहाँ अपनाई जाती है, तो आपको बताना केरल में नारियल के बगीचों में। केरल में नारियल के जो बगीचे हैं उन नारियल के बगीचों में कौन सी विधि अपनाई जाती है, अधोपृष्ठीय विधि अपनाई जाती है। फिर आता है नेक्स्ट तीसरी विधि देखते हैं, बौछार विधि, या जिसको अपन कहते हैं फव्वारा विधि, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंकलर। ठीक है, ये आपके इसके 3 नाम मैंने बता दिए, इंग्लिश का स्प्रिंकलर, फव्वारा या बौछार विधि।
यानी सब जानते हैं फव्वारा विधि। तो देखो पहली चीज आपको बताना है कि जो बौछार विधि है इसका प्रयोग कौन सी मृदा में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बताना रेतीली मृदा, कौन सी मृदा में किया जाता है, रेतीली जो मृदा होती है उसमें किस विधि का प्रयोग करते हैं, पर बौछार विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज, तो जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र होते हैं उन उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए सिंचाई की कौन सी विधि उपयुक्त रहती है, यानी आपके फव्वारा विधि रहती है। उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए कौन सी विधि, फव्वारा विधि काम में आ रही है। फिर बात करें, यानी देखो पालेस जो पाला होता है, आगे चल के अपना हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे पालेस से बचाव के उपाय, और मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि आपको सिंचाई करनी है, सिंचाई कौन सी विधि के द्वारा करनी है, फव्वारा विधि के द्वारा करनी है। यानी फव्वारे से क्या होता है, पानी कहाँ पड़ता है, पत्तियों पर पड़ता है, जिसके कारण पत्तियों का तापमान कुछ बढ़ जाता है, और वातावरण के तापमान की बजाय पत्तियों का तापमान बढ़ जाएगा, तो पाले से अपन बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि पाले से बचाव के लिए अपन क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं, यानी इस विधि में क्यारी विधि की तुलना पानी की बचत, तुलना किससे हो रही है, क्यारी किससे हो रही है, पानी की बचत। तो देखो पानी की जो बचत होती है क्यारी विधि की तुलना वो होती है 40 से 50%। कितनी होती है, 40 से 50%। साथ ही में एक चीज और बता रहा हूं, सिंचाई दक्षता, सिंचाई दक्षता ये शब्द अपने पास में आया है। सिंचाई दक्षता का मतलब होता है कितना जल का यूज हो रहा है, यानी जितना जल अपन ने दिया है उसका कितना प्रतिशत यूज हो रहा है, तो वो होता है सिंचाई दक्षता। और इस विधि की जो सिंचाई दक्षता होती है वो होती है 50 से 75%। कितनी होती है, 50 से 75% होती है। चलो इसी के अंतर्गत और चीज अपन देखते हैं, तो देखो इसमें भूमि की बचत भी होती है। क्या होती है, भूमि की बचत, क्योंकि जो भी क्यारी विधि होती है उसमें तो क्यारी की जो मेड़ होती है, नालियां की मेड़ होती है, वो बनाने में क्या हो जाता है, भूमि का अधिकांश भाग चला जाता है, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर अपन ने कहा कि भूमि की बचत, और वो भूमि की लगभग बचत होती है 10 से 16%। कितनी होती है, 10 से 16% क्या होती है, भूमि की बचत होती है। फिर बात आती है, आपके यहाँ पाइप की लंबाई भी पूछी जा सकती है। तो पाइप की जो लंबाई होती है वो पाइप की लंबाई होती है यानी 20 फीट। कितनी होती है, 20 फीट होती है। ठीक है, 6.3 मीटर, यानी मीटर में पूछा जाए तो आपको बताना है 6.3 मीटर, और यदि फीट में पूछा जाए तो 20 फीट। फिर बात आती है, जो पानी निकलता है वो फव्वारे के माध्यम से निकलता है। किसके माध्यम से निकलता है, फव्वारे के माध्यम से निकलता है। तो जो फव्वारा होता है उस यानी नोजल, जिसको अपन नोजल कहते हैं, उस नोजल के द्वारा यानी एक नोजल के द्वारा कितना पानी बाहर निकलता है 1 घंटे में, एक नोजल के द्वारा 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकलता है, तो आपको बताना 1000 लीटर। एक नोजल के द्वारा आपका कितना पानी बाहर निकलता है, 1000 लीटर पानी बाहर निकलता है। कितने घंटे में, 1 घंटे में। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है और वो ध्यान रखनी है इसका प्रेशर यानी दबाव, कितना दबाव रखा जाता है या कितना दबाव होता है। यहां पर बताना, यानी 2.5 से 4 केजी इसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 2.5 से 4 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है प्रेशर, 2.5 से 4 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो इसके आगे की विधि देखते हैं, ड्रिप इरिगेशन यानी आपके बूंद बूंद सिंचाई विधि। कौन सी देख रहे हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि, या जिसको अपन ने कहा ड्रिप इरिगेशन। देखो पहली कंडीशन, इसके वैज्ञानिक का नाम, यानी जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है इसका आविष्कारक कौन है, ये चीज आपको पूछी जाती है। कौन है आविष्कारक, सिंचा ब्लास। सिंचा ब्लास यानी जो आपका है वो बूंद बूंद सिंचाई विधि का आविष्कारक है। दूसरी चीज, इसका आविष्कार कहां हुआ, इसका आविष्कार कहां हुआ, इजराइल में हुआ। जो आपकी बूंद बूंद सिंचाई विधि है इसका आविष्कार कहां हुआ, इजराइल में हुआ। तीसरी चीज, जो भी आपके फल व सब्जियां हैं इसके लिए उपयुक्त होती है, फल व
सब्जियों के लिए उपयुक्त विधि कौन सी आपकी आ गई? बूंद बूंद सिंचाई विधि आ गई। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यानी जो पानी निकलता है इसमें, वो पानी किसके माध्यम से निकलता है? तो ड्रिपर के माध्यम से निकलता है। पानी किसके माध्यम से बाहर निकलता है? ड्रिपर के माध्यम से बाहर निकलता है। पानी ड्रिपर के माध्यम से बाहर निकलता है। जैसे फव्वारा विधि में नोजल के माध्यम से निकलता है ना, वैसे ही अपन क्या कहते हैं, पानी यानी जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है उसमें पानी किसके द्वारा बाहर निकल रहा है? ड्रिपर के माध्यम से निकल रहा है। फिर बात करें पानी की बचत, यानी तुलना किससे करनी है? वही कैरी से करनी है, पानी की बचत। तो पानी की बचत बूंद बूंद उसमें आपकी जो फव्वारा विधि थी, उस फव्वारा विधि में तो कितनी हो रही थी? लगभग 40 से 50% हो रही थी, लेकिन यहाँ पर होगी पानी की बचत 50 से 75%। यानी सबसे ज्यादा जो पानी की बचत होती है वो किसमें होती है? बूंद बूंद सिंचाई विधि में होती है। इसी के साथ इसमें सिंचाई दक्षता पढ़ते हैं। सिंचाई दक्षता, और सबसे ज्यादा जो सिंचाई दक्षता होती है वो कौन सी विधि की होती है? आपके बूंद बूंद सिंचाई विधि की होती है। और कितनी होती है? लगभग 95%, यानी जितना जल आपने दिया उसका लगभग 95% यूज होता है। और उसके बाद में आते हैं, इसमें एक चीज और अपने को ध्यान रखनी होती है, प्रेशर, यानी इसका दबाव। और इसमें जो दबाव होता है वो होता है 1.5 से 2 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है? देखो यहाँ पर आप देखो वापस 2.5 से 4 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ आ रहा है 1.5 से 2 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपके आ गई। इसी यानी इतना अपन ने पढ़ा। इसे नेक्स्ट जो चीज है वो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।